यह कहानी है चंदनपुर गांव के दो भाइयों की। बड़ा भाई विक्रम और छोटा भाई आर्यन। दोनों में कभी बहुत प्रेम था, लेकिन बड़े भाई की शादी के बाद घर में लालच ने कदम रखा। विक्रम की पत्नी माया, जिसकी नजरें हमेशा घर की जमीन और आर्यन के हिस्से पर टिकी रहती थीं। मैं कब तक इस छोटे के लिए रोटियां बेलती रहूंगी? अपनी माँ के जाते ही इसे भी विदा कर देना चाहिए था। देखो विक्रम, अगर आज इसे नहीं निकाला तो कल ये आधी जमीन और इस घर का आधा हिस्सा मांग लेगा। पर माया, वो मेरा छोटा भाई है। माँ ने उसका हाथ मेरे हाथ में सौंपा था, मैं उसे कैसे निकाल दूं? तो फिर गरीबी में सड़ते रहो। मैं जा रही हूँ अपने मायके। जब तक वो यहाँ है मैं इस घर में नहीं रहूंगी। नहीं माया, रुको। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। थोड़ी देर बाद आर्यन खेत से काम करके घर लौटता है। थक गए होगे आर्यन सारा दिन खेत में काम करके। और देखो तुम्हारे भैया आज बहुत परेशान हैं। क्या हुआ भाभी? भैया इतने उदास क्यों हैं? आर्यन, माँ ने साहूकार से कुछ कर्ज लिया था। अब वो साहूकार घर आने की धमकी दे रहा है। हमें इन कागजों पर अंगूठा लगाना होगा ताकि हम किश्तों में पैसा चुका सकें। मैं तो लगा चुका हूँ, बस तुम्हारी सहमति चाहिए। भैया, आप इतने परेशान क्यों होते हैं? मैं दिन रात मेहनत करूंगा और कर्ज चुका दूंगा। लाइए, कहाँ अंगूठा लगाना है? आर्यन बिना पढ़े 3-4 कागजों पर अंगूठा लगा देता है। जैसे ही वह आखिरी कागज पर अंगूठा लगाता है, माया जोर से हंसने लगती है। वाह, कितने भोले हो तुम। आर्यन, इन कागजों पर कर्ज की बात नहीं बल्कि तुम्हारी बेदखली की बात लिखी है। तुमने अभी अभी इस घर और जमीन से अपना सारा हक अपने भैया के नाम कर दिया है। क्या भैया, ये भाभी क्या कह रही हैं? आपने तो कर्ज की बात कही थी। अब जो हो गया सो हो गया आर्यन। माया सही कह रही है। 2 मालिकों में झगड़े होते हैं। अब इस घर का मालिक सिर्फ मैं हूं। अब तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। जमीन ले लेते भैया, पर कम से कम भाई का रिश्ता तो ना लूटते। जिस घर की मिट्टी में मैं पला बढ़ा, आज वहीं से मुझे पराया कर दिया। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं चला जाता हूं। आर्यन ये सुनकर सन्न रह गया। जिस भाई को उसने पिता समान माना, उसी ने उसे बेघर कर दिया। वह बिना कुछ बोले, आंखों में आंसू लिए घर से बाहर निकल गया। आर्यन भटकता भटकता एक पुराने मंदिर के पास पहुंचता है। वहां एक साधु महाराज बैठे थे। आर्यन साधु बाबा के पास जाता है। पुत्र, इतनी उदासी लेकर इस घने जंगल में क्यों बैठे हो? तुम्हारी आंखों का पानी बता रहा है कि चोट बहुत गहरी लगी है। महाराज, अपनों ने ही पराया कर दिया। अब न घर है न कोई सहारा। समझ नहीं आता कहाँ जाऊं। धीरज रखो आर्यन। याद रखना, सूर्य ढलता ही इसलिए है ताकि अगली सुबह नई रोशनी के साथ आ सके। लालच की जड़ें गहरी जरूर होती हैं, पर सत्य की टहनी कभी नहीं टूटती। जाओ, अपनी बुद्धि और मेहनत को अपना साथी बनाओ। ईश्वर तुम्हारे साथ है। पर महाराज, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। न धन न कोई सहारा। तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत है आर्यन। साधु की झोली में हमेशा कुछ न कुछ होता है। ये लो, मेरी झोली में कुछ सुवर्ण मुद्राएं हैं जो मुझे दान में मिली थीं। मैं सन्यासी हूँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं। इन्हें अपनी नई शुरुआत की पूंजी समझो। पर याद रखना, धन से बड़ा तुम्हारा चरित्र है। जाओ, संघर्ष करो। साधु बाबा आर्यन को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देता है और वो मुद्राएं लेकर वापस अपने गांव की ओर लौट पड़ता है।
के वचनों ने आर्यन में नई ऊर्जा भर दी थी। चलते चलते उसकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। उसे प्यास लगी थी तो उसने वहां जाने का फैसला किया। माफ कीजिएगा, मैं राही हूँ। क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? बहुत प्यास लगी है। जी जरूर, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। निशा पानी लेने के लिए अंदर चली जाती है और आर्यन बाहर खाट पर बैठ जाता है कि तभी निशा का पिता सोमनाथ आ जाता है। निशा बेटी, कौन आया है? प्रणाम बाबा, मेरा नाम आर्यन है बाबा। मैं पास के गांव से आया हूँ। बहुत प्यास लगी थी, इसलिए पानी पीने के लिए रुक गया। निशा पानी लेकर आती है और आर्यन पानी पीता है और फिर सोमनाथ आर्यन से बोलता है। चेहरे से तो तुम किसी भले घर के लगते हो बेटा। इस जंगल में इस वक्त क्या कर रहे हो? क्या बताऊं बाबा, किस्मत ने आज दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। फिर आर्यन उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता है। निशा और सोमनाथ बड़े ध्यान और हमदर्दी से उसकी बात सुनते हैं और फिर सोमनाथ आर्यन से बोलता है। बेटा, तुमने जो सहा वो बहुत बुरा था, पर तुम्हारी आंखों की चमक बताती है कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम चाहो तो आज रात यहीं रुक सकते हो। उस रात आर्यन को पहली बार सुकून की नींद आई। सुबह होते ही वह सोमनाथ की मदद करने लगा। निशा और आर्यन के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ। आर्यन जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आपकी बातों से लगता ही नहीं कि आप इतने दुखी हैं। दुख को पकड़कर बैठने से वो कम नहीं होता निशा। अब मैंने तय किया है कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि अपनी एक नई पहचान बना सकूं। शाबाश बेटा, मुझे तुम बहुत पसंद आए। तुम्हारी ईमानदारी और काम के प्रति लगन देखकर मेरा दिल खुश हो गया। आर्यन ने वहां कुछ दिन बिताए। निशा का भोलापन और सोमनाथ का अपनापन उसे भा गया था। सोमनाथ को भी लगा कि उनकी बेटी के लिए आर्यन से बेहतर जीवन साथी नहीं मिल सकता, लेकिन आर्यन जानता था कि अभी उसे बहुत कुछ हासिल करना है। बाबा, मैं जा रहा हूँ, पर मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द वापस आऊंगा। अपनी मेहनत से कुछ बनकर दिखाऊंगा। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे बेटा। विजय भवा। निशा की आंखों में हल्की नमी है। आर्यन उसे एक आखिरी बार देखता है और संकल्प के साथ गांव की ओर बढ़ जाता है। साधु महाराज की दी हुई स्वर्ण मुद्राओं से आर्यन ने गांव की सबसे खराब और बंजर जमीन ठेके पर ली थी। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे, पर आर्यन के इरादे उस जमीन से भी ज्यादा मजबूत थे। अरे देखो तो इस पागल को, जहां घास भी नहीं उगती वहां ये फसल उगाने चला है। हंसो भाइयों, आज तुम्हारी बारी है हंसी उड़ाने की। कल मेरी मेहनत बोलेगी। मिट्टी माँ है, अगर इसे पसीने से सींचा जाए तो ये कभी निराश नहीं करती। समय बीता और आर्यन की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल पूरे चंदनपुर में सबसे अच्छी हुई थी। जब उसने फसल बेची
तो उसके पास उम्मीद से कहीं ज्यादा धन आ गया। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। अब मैं सोमनाथ काका और निशा को दिया हुआ वादा पूरा कर सकता हूँ। अब मेरे पास अपना घर बसाने के लिए पर्याप्त साधन है। एक काम करता हूँ, कल सवेरे ही मैं सोमनाथ काका के घर जाता हूँ, उनसे निशा का हाथ मांगने के लिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुबह जल्दी उठकर आर्यन निशा के घर की ओर निकल पड़ता है। आर्यन जी, आप आ गए। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैंने आप लोगों से वादा किया था निशा कि मैं कुछ बनकर ही लौटूंगा। काका कहाँ है? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी सोमनाथ झोपड़ी से बाहर आते हैं। बोलो आर्यन, क्या बात करनी है तुमको? अरे बेटा, तुम्हारी कामयाबी की चर्चा तो जंगल तक पहुंच गई है। काका, मैं यहाँ एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ। आपने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मेरा अपना भाई मुझसे मुंह मोड़ चुका था। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपकी बेटी निशा का हाथ मांगना चाहता हूँ। बेटा, मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखी है। निशा के लिए तुमसे बेहतर जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। मेरी तरफ से ये विवाह पक्का है। खुशियां आर्यन के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उसने सोमनाथ को वचन दिया कि वह जल्द ही विवाह की तैयारी करके वापस आएगा। कल सुबह ही सुनार के पास जाऊंगा और निशा के लिए सबसे सुंदर गहने लेकर आऊंगा। आज की रात बस एक आखिरी रात है इस अकेलेपन की। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है मुझे इस काबिल बनाने का। झोपड़ी के पीछे खड़े माया और विक्रम आर्यन को देख रहे थे। उन्होंने आर्यन की सारी बातें सुन ली थी। देखा विक्रम, इस कल के छोकरे ने कितनी दौलत जमा कर ली है। वो सारा धन हमारा होना चाहिए। आखिर मैं उसकी भाभी जो हूँ। पर माया, ये चोरी होगी। अगर हम पकड़े गए तो? चुप रहो डरपोक। वो कल सुबह ये सोमनाथ की बेटी से शादी करने जा रहा है। अगर आज हमने हाथ साफ नहीं किया तो ये सारी दौलत उस लकड़हारे की बेटी की हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम दोनों अंदर जाएंगे और चुपके से उसकी सारा धन उठाकर ले आएंगे, ठीक है? और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? और थोड़ी देर बाद जैसे ही आर्यन सो गया तो विक्रम और माया आर्यन की झोपड़ी के अंदर घुसते हैं और चुपके से आर्यन का सारा धन चोरी करके वहां से भाग जाते हैं। नहीं, ये क्या हो गया? मेरा धन, मेरी सारी मेहनत सब चला गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं सोमनाथ काका को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने उन्हें वचन दिया था, निशा को सुखी रखने का वादा किया था। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? आर्यन भागता हुआ गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, अनर्थ हो गया। मेरे घर में चोरी हो गई है। मेरी पूरी साल भर की कमाई लूट ली गई। कृपया मेरी मदद कीजिए। अरे आर्यन, तू तो बड़ा चतुर बनता था। इतना धन घर में कोई इस तरह रखता है क्या? जरूर तूने ही कहीं लापरवाही की होगी। अब भुगतो। देखो आर्यन, मेरे पास और भी बहुत काम है। मैं कोई पहरेदार नहीं हूँ। तुमने धन कहाँ रखा, कैसे रखा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। मैं इसमें अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। चलो अपना रास्ता नापो। पर मुखिया जी, आप इस गांव के न्याय करता है। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे भैया, न्याय तो तब होता है जब कोई सबूत हो। तुम्हारे पास कोई सबूत तो है नहीं। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। हाँ भाई, अब हम इसमें क्या करें?
अपनी चीज की रक्षा खुद करनी चाहिए थी। अब रोने से क्या फायदा। आर्यन फिर से उसी जंगल में साधु के पास जाने का फैसला करता है। मेरी मदद कीजिए महाराज, गांव वालों ने तो पीठ फेर ली, मुखिया ने मदद से इनकार कर दिया। अब मेरे पास न धन है न न्याय की उम्मीद। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ हार लिखी है? नहीं पुत्र, ये हार नहीं, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। जब समाज के छोटे पहरेदार सो जाएं, तो न्याय की गुहार सर्वोच्च सत्ता से करनी चाहिए। आपका क्या तात्पर्य है महाराज? तुम स्वर्णगढ़ के महाराज के पास जाओ, वे न्याय प्रिय है। गांव का मुखिया अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता है, पर एक राजा अपनी प्रजा के आंसू नहीं अनदेखा कर सकता। जाओ आर्यन, सीधे राज दरबार का दरवाजा खटखटाओ। सत्य तुम्हारे साथ है तो डर कैसा। साधु की बातों ने आर्यन के बुझते हुए आत्मविश्वास को फिर से जला दिया। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और एक नए संकल्प के साथ स्वर्णगढ़ की ओर कदम बढ़ा दिए। रुको युवक, राजमहल में बिना अनुमति प्रवेश वर्जित है। क्या काम है तुम्हें? महोदय, मैं एक पीड़ित फरियादी हूँ। चंदनपुर गांव से आया हूँ। मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। मुझे महाराज के दर्शन करने हैं। महाराज के पास बहुत काम है। हर छोटा मोटा मामला यहाँ नहीं आता। अब जाओ यहाँ से। अगर राजा अपनी प्रजा की पुकार नहीं सुनेगा तो फिर अन्याय का अंधकार पूरे राज्य को निगल जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति न्याय के बिना लौट जाए? पहरेदार आर्यन के आत्मविश्वास से प्रभावित होता है और उसे अंदर राजा के पास लेकर जाता है। कहो युवक, तुम इतनी दूर से क्या फरियाद लेकर आए हो? महाराज, मेरा धन लूटा गया, मेरी मेहनत पर डाका डाला गया, और जब मैं अपने गांव के मुखिया के पास गया तो उसने मुझे ही दोषी ठहराकर निकाल दिया। मुझे अपने ही भाई और भाभी पर संदेह है, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत के बिना दंड देना कठिन है, पर तुम्हारी आंखों की सच्चाई मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। मंत्री जी, तुरंत चंदनपुर के मुखिया विक्रम और उसकी पत्नी माया को ससम्मान दरबार में हाजिर किया जाए। कुछ समय बाद माया, विक्रम और मुखिया को राजा के सामने पेश किया जाता है। हाथ जोड़कर, महाराज, ये लड़का झूठ बोल रहा है। इसने खुद ही अपना धन जुए में हार दिया होगा और अब हमें बदनाम कर रहा है। हाँ महाराज, हमने तो कुछ नहीं किया, फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया गया? महाराज, मैंने तो इसे सलाह दी थी कि धन संभाल कर रखे, ये खुद ही लापरवाह है। आर्यन, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बात है जिससे सच सामने आ सके? महाराज, मैंने सुना है कि आपके पास एक दिव्य न्याय घड़ा है। कहते हैं कि जो अपराधी उसे छूता है उसके हाथ काले पड़ जाते हैं। क्या मैं उसका उपयोग कर सकता हूँ? महाराज आर्यन का इशारा समझ जाते हैं। वे एक घड़ा मंगवाते हैं जिस पर कालिख लगी होती है, पर उसे अंधेरे कोने में रखा जाता है। सभी बारी बारी से इस घड़े को छुएं। जो निर्दोष होगा उसके हाथ साफ रहेंगे। माया और विक्रम डर जाते हैं। माया सोचती है कि अगर उसने घड़ा छुआ तो हाथ काले हो जाएंगे, इसलिए वह सिर्फ छूने का नाटक करती है, पर घड़े को स्पर्श नहीं करती। विक्रम भी यही करता है। आर्यन के हाथ काले होते हैं क्योंकि उसने घड़ा छुआ था, लेकिन माया और विक्रम के हाथ बिल्कुल साफ हैं। देखिए महाराज, हमारे हाथ साफ हैं, हम निर्दोष हैं। आर्यन के हाथ काले हैं, यही गुनहगार है।
मूर्ख स्त्री, इस घड़े में कोई जादू नहीं था, बस कालिख थी। जिसने घड़ा छुआ उसके हाथ काले होने ही थे। आर्यन निर्दोष है क्योंकि उसने निडर होकर घड़ा छुआ। तुम दोनों ने पकड़े जाने के डर से घड़े को हाथ ही नहीं लगाया। इसका मतलब चोर तुम ही हो। क्षमा महाराज, हमें माफ कर दीजिए। माया के कहने पर मैंने ये सब किया। सारा धन घर के पीछे नीम के पेड़ के नीचे दबा है। मुझे माफ कर दीजिए। धिक्कार है तुम पर। मंत्री जी, मुखिया को पद से हटाया जाए और इन दोनों को 5 वर्ष के कठोर कारावास में डाल दिया जाए और आर्यन का सारा धन वापस दिलाया जाए। आर्यन के हाथ काले होते हैं क्योंकि उसने घड़ा छुआ था, लेकिन माया और विक्रम के हाथ बिल्कुल साफ हैं। बेटा, मुझे विश्वास था कि तुम न्याय लेकर ही लौटोगे। आपकी जीत हमारी जीत है आर्यन जी। निशा, धन तो आता जाता रहता है, पर जो सम्मान और प्यार हमने कमाया है वही असली संपत्ति है। चंदनपुर में अब अन्याय का कोई स्थान नहीं था। आर्यन ने अपनी मेहनत और बुद्धि से यह साबित कर दिया कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर नीयत साफ हो तो ईश्वर स्वयं न्याय करने आता है।